Studies are showing that 50% of doctors experience burnout. 1/3 of the population is in need of some psychiatric care. So some 15 to 20% of adult population have a lifetime risk of developing major depressive disorder. How can we help the doctors? जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो ये सोचते हैं कि जितना काम कर लेंगे उतना हम करेंगे, कि ये जो सब एक्टिविटीज़ हैं ये संडे को न रखी जाए, कि 8 आवर्स स्लीप हेल्दी रहने के लिए सबसे पहला स्टेप है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, समथिंग विच आई ऑल्सो think about a lot. We have lost recently 3 renowned doctors to mental health issues. Dr. George Abraham was a renowned renal transplant surgeon. Dr. Bala Murugan was a sonologist. And Dr. Siddharth Sotalia was a renowned dermatologist. Studies are showing that 50% of doctors experience burnout, with female doctors even reporting very, very high rates. एक क्वेश्चन मन में आता है as a person of the community, if the doctors are the people that we are dependent on for us to heal and make better, and even the doctors are silently suffering from these struggles, how can we help the doctors? Today I have with me Dr. Rakesh Khandelwal sir. He is a very senior psychiatrist. He has been practicing for more than 25 years. And I think we will cover this journey with the lens of doctor as a part of the community member and the community also. So welcome Rakesh sir. Thank you for coming here today. So मेरा question जो मैंने शुरू में आपसे देखा, आई थिंक आप भी हम देख रहे हैं कि हम डॉक्टर्स भी कम्युनिटी का पार्ट हैं, आप इतने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट वी हैव बीन हियरिंग दी स्टोरीज रिसेंटली सरफेसिंग दैट डॉक्टर्स भी मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं. So I just want your view first from a doctor's lens and then from a lens of a community or society. अगर अपन कम्युनिटी सर्वेस की बात करें तो ये देखा गया है कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज़ इन नीड ऑफ सम साइकेट्रिक केयर. अगर अपन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात करें तो सम 15 to 20% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन have a lifetime risk of developing major depressive disorder. अगर अपन एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात करें तो 4 to 8% ऑफ पॉपुलेशन सफ़र्स फ्रॉम एंजाइटी डिसऑर्डर. अगर अपन OCD की बात करें तो 1 in 40 एडल्ट पॉपुलेशन हैज़ OCD. अगर अपन सीरियस साइकेट्रिक इलनेसेस की बात करें तो 1% रिस्क स्किज़ोफ्रेनिया की है, 1% लाइफ टाइम रिस्क बाइपोलर डिसऑर्डर की. डॉक्टर्स भी इस कम्युनिटी का सबसेट है, इसलिए डॉक्टर्स भी उस रिस्क को इनहेरिट करते हैं. 15 to 20% ऑफ डॉक्टर्स विल डेफिनेटली डेवलप मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर वंस इन देयर लाइफ टाइम. हम कम्युनिटी के अंदर भी बार बार ये एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इलनेसेस हैं, ज़रूरत है इनको टाइमली आइडेंटिफाई करने की और टाइमली ट्रीट करने की. और यही हम डॉक्टर्स से भी एक्सपेक्ट करते हैं. किसी भी पर्सन की अगर सुसाइड से डेथ होती है तो बहुत पेनफुल होता है, और डॉक्टर के मामले में तो ये फैमिली के पेन के साथ सोसाइटी और कम्युनिटी और फ्रेटर्निटी, इनका सबका बहुत बड़ा लॉस है. एक डॉक्टर को तैयार करने में गवर्नमेंट, सोसाइटी और डॉक्टर खुद का बहुत मैन पावर और पैसा खर्च होता है, तब एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर तैयार होता है.
डॉक्टर्स भी साइकेट्रिक इलनेसेस से पीड़ित हैं, लेकिन स्टिग्मा के कारण वो बाहर आके ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं और उसी कारण वो साइलेंटली सफ़र करते हैं और कई बार हमारे को ये अनफॉर्चुनेट न्यूज़ सुनने को मिलती है। सो सर, ऑफन ये डिबेट चलती है मगर शायद आपकी ट्रेनिंग के समय से और अब मॉडर्न डे ट्रेनिंग और शायद मैं बीच में रहा हूँगा कि डॉक्टर्स हैव टू वर्क 60 to 80 hours. Some specialties I think have to work more than 100 hours. हम बहुत सारे हमारे और सबसेट पॉपुलेशन में, कम्युनिटी पॉपुलेशन में देखते हैं ऑफन ये टॉक चलती है 4 day वीक की और 72 hours वर्किंग की. So I'm just saying that definitely 60 to 80 hours or 100 hours definitely will affect your mental health and physical health, maybe lead to sleep deprivation. So how does this workload, how should people take it? What is the effect on the mental and physical health of a person and doctor also basically? अभी जो नए डॉक्टर्स हैं या जो पुराने भी डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर कंसल्टेंट्स हैं, ये देखा गया है कि उनके बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं. लॉन्ग वर्किंग आवर्स के रीज़न अलग अलग हो सकते हैं. कई जगह जैसे गवर्नमेंट सेटअप्स है, वहाँ कोई अल्टरनेट नहीं है, एक ही डॉक्टर है, उसको सारा काम निपटाना है. प्राइवेट सेक्टर के अंदर रीज़न्स अलग हैं. जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो ये सोचते हैं हम जितना काम कर लेंगे उतना अर्न करेंगे. जो मिड लेवल कंसल्टेंट्स हैं वो भी ये सोचते हैं कि आज जितने पेशेंट जुड़ जाएंगे उतना भविष्य के लिए अच्छा रहेगा. और इन सब जो एक्स्ट्रा जो आपके वर्किंग आवर्स है, इससे जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो आपकी स्लीप को होता है. आप बाकी चीज़ों को तो कट डाउन कर नहीं सकते, तो लास्ट में जब आप एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो वो एंड में जाकर के जो कटौती होती है वो आपकी नींद में होती है. रिसर्च ये कहती है कि 8 आवर्स स्लीप डेली बहुत ज़रूरी है फिज़िकल मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए. ये जो स्लीप है ये हमारे ब्लड ग्लूकोज को, हमारे बीपी को, हमारे कोलेस्ट्रॉल को, हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करती है. अगर आप एडिक्वेट स्लीप नहीं लेंगे तो आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी, हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा और फिर आपकी जो रिस्क है मायोकार्डियल इन्फाक्शन की, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट्स की बहुत ज़्यादा हो जाएगी. इम्यूनिटी कम होने से छोटी छोटी बीमारियों का आप पे ज़्यादा असर होगा, बड़ा असर होगा. दूसरा, जब आप पूरी नींद नहीं लेंगे तो सुबह जब आप उठेंगे तो आपको दिन की शुरुआत करने में कठिनाई होगी. फ्रेश फील नहीं करेंगे, एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, हेडेक होगा, इंटरेस्ट वर्क की तरफ नहीं जागेगा और ये सब भी जो है वो आपके वर्क को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा. दूसरा, बहुत फाइन कोऑर्डिनेशन भी और जजमेंट भी स्लीप डेप्राइवेशन के कारण नेगेटिवली अफेक्ट हो जाता है. यहाँ तक कि ड्राइविंग के अंदर एक्सीडेंट की रिस्क भी बढ़ जाती है. तो इस बात की बहुत ज़रूरत है कि हम इस बात को समझें कि 8 आवर्स स्लीप हेल्दी रहने के लिए सबसे पहला स्टेप है. सो सर, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एज अ जनरल पब्लिक मेंबर. टिपिकली आजकल क्या होता है, हम अपना मोबाइल फ़ोन लेके बेड साइड पे, क्योंकि अलार्म क्लॉक की तरह यूज़ करते हैं. And I have read this somewhere. So mobile phone is the most relative thing. It is basically designed on the concept of a slot machine, which is based out of casino. Studies are coming out which says that a normal person is spending up to 75 days on a mobile phone in a year. So ये जो sleep, social media fatigue, sleep deprivation की जो ये vicious cycle है, इसका एक addiction है. How does society come across this? I'm sure you are seeing people coming to you or help regarding this. So
Just wanted to know how are you seeing this as a doctor and what can community do to kind of overcome this? ये जो सोशल मीडिया का जो यूज़ है, चाहे वो डॉक्टर द्वारा हो या वो एक आम पब्लिक के द्वारा हो, ये हमने देखा है कि पिछले 10-15 साल के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। ये भी एक नए तरह का एडिक्शन है। जैसे पहले पेरेंट्स शिकायत करते थे कि बच्चा दिन भर कॉमिक पढ़ता रहता है, वो एक एडिक्शन होता था। फिर टाइम आया कि साहब ये टीवी देखता रहता है, वो एक तरह का एडिक्शन था। फिर आया कि साहब वीडियो गेम्स देखता रहता है, वो एक एडिक्शन था। अब ये एक बहुत सीरियस एडिक्शन है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंदर हम अपना बहुत सारा प्रेशियस यूज़फुल प्रोडक्टिव टाइम खर्च कर रहे हैं। अब इसमें क्या करना है? ज़रूरत है लोगों को इस बारे में एजुकेट करने की। और शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? स्कूल चिल्ड्रन से करनी पड़ेगी। अभी क्या है कि जो सबसे छोटे बच्चे हैं वहीं से टारगेट करना पड़ेगा। जब वो पहली बार स्कूल में जाएंगे वहीं से हम उनको सिखाएंगे कि आपकी नींद सबसे बड़ा एसेट है, उसके अंदर कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए, ताकि जब वो बड़े सिटीज़न बनेंगे तो शायद इस मैसेज को अच्छे से ले करके जाएंगे। दूसरा, स्कूल्स के अंदर भी हम रेगुलर, गवर्नमेंट को करना चाहिए कि सोशल मीडिया के ऊपर हम जो है ऐसे राइटिंग, डिबेट, ये रेगुलर हर साल होनी चाहिए। इट शुड बी, जैसे एक ड्रग डी एडिक्शन पे भी होनी चाहिए। ऐसे राइटिंग, डिबेट, सेमिनार हर स्कूल के अंदर हर साल बिना फेल होनी चाहिए, ताकि जब ये बच्चे बड़े होंगे तब हम इनको ये कंसेप्ट अच्छे से सिखा पाएंगे। एडल्ट पॉपुलेशन को तो हमें बार बार एजुकेट ही करना है। और शायद एक अच्छा तरीका ये भी हो सकता है कि हर रील के शुरू होने से पहले एक उसके अंदर वार्निंग दे दी जाए कि देखो आप इस रील के कारण कहीं अपना नींद तो ख़राब नहीं कर रहे हैं या अपना प्रोडक्टिव टाइम तो ख़राब नहीं कर रहे हैं। जैसे वो शायद सिगरेट के पैकेट पे आती है, थोड़े दिन बाद ये भी करनी पड़ेगी। वाओ, वेरी गुड सर। सो हम सोशल मीडिया एग्जॉशन, फटीग से आते हैं, बट generally if you are working, let's say 80-90 hours a week, sometimes I also feel as a doctor that I am a bit exhausted. So we cannot change a profession, because I think everybody who's a doctor who I meet absolutely loves their profession so much. But how can we look after our mental and physical health more? Because that is very, very important. सबसे पहले तो जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी थोड़ा सा अपनी पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा। जैसे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनका देखा गया है कि उनकी जो सैलरी होती है वो आवर्स के हिसाब से होती है या ड्यूटीज़ के हिसाब से होती है। तो उनके अंदर एक होड़ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी कर लो तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा। और उसके कारण वो कई बार डबल ड्यूटी करते हैं। मैंने तो कई बार सुना है कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स किसी किसी अस्पताल में ट्रिपल ड्यूटी भी कर लेते हैं एक दिन के अंदर। तो यहाँ अपने को हॉस्पिटल पॉलिसी बनानी पड़ेगी। एक डॉक्टर को एक दिन में एक ही ड्यूटी मिलेगी। दूसरा, 2 ड्यूटीज़ के बीच में एडिक्वेट टाइम मिलेगा, है ना। जैसे ऐसा नहीं नाइट ड्यूटी करके आया फिर नेक्स्ट डे इवनिंग ड्यूटी आ गई, वो नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो उनका ड्यूटी शेड्यूल बनेगा उसमें उनका भी से होना चाहिए। यहाँ हम उनके साथ एक्टिवली कोऑर्डिनेट करके ही उनका ड्यूटी शेड्यूल बनाएं, ताकि उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो अच्छे से बना रहे। दूसरा, जो कंसल्टेंट लेवल पे है, देखा गया है कि वो 6 दिन अस्पताल में काम करते हैं और 7वें दिन वो हॉस्पिटल्स के ही जो है आउटरीच प्रोग्राम्स, आउटरीच क्लिनिक्स और दूसरी और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। तो हॉस्पिटल ये कर सकते हैं कि ये जो सब एक्टिविटीज़ हैं ये संडे को न रखी जाए, ये जो अपने वर्किंग डेज है उन्हीं में रखी जाए, ताकि संडे जो है वो डॉक्टर का फ्री हो जाए जी। और ये बाकी सब प्रोफेशंस में भी जो मैनेजमेंट है उसको इसके बारे में सोचना चाहिए, है ना। दूसरा, हमारे को कंटिन्यूसली डॉक्टर्स को भी बाय सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, टीचिंग प्रोग्राम्स एजुकेट करते रहना है
कि आपका जो रेस्ट है, रिक्रिएशन टाइम है, लेजर टाइम है और जो वीक ऑफ है वो आपकी रिकवरी के लिए, आपको अनवाइंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है. Agreed, completely agreed. I think that is probably the need of the hour. So, सर हमने बर्नआउट की बात करी, हमने एग्जॉशन की बात करी, हमने बट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं बर्नआउट है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं जनरली कम्युनिटी में भी एग्जॉशन है बिकॉज ऑफ सम रीजन अदर. And there are multiple reasons, whether it is a doctor or a community, of accepting that I have a problem. Let me put it that way. There is a problem. Okay. So ये stigma को कैसे हटाएं? How can people get help? What can we do as a community for doctors and for the community itself? डॉक्टर भी कम्युनिटी का ही एक सबसेट है. तो जो सोसाइटल स्टिग्मास हैं वो डॉक्टर भी अपने माइंड के अंदर कैरी करता है. एक डॉक्टर के बारे में एक आम धारणा है भी वो तो हीलर है, तो वो तो स्ट्रांग ही होता है, वो कमज़ोर हो ही नहीं सकता. ठीक है ना. तो डॉक्टर्स को ये लगता है कि अगर हम हमारे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो इसको हमारे इनकॉम्पिटेंस की तरह देखा जाएगा, हमारे को नेगेटिवली जज किया जाएगा. उनको ये भी फियर होता है कि अगर उनके पेशेंट्स को उनके बारे में कुछ पता चल गया तो वो उनके पास आना बंद कर देंगे. दूसरा, उनको ये भी इनसिक्योरिटी होती है कि अगर उनके प्रोफेशनल कलीग्स को ये पता चल गया तो हो सकता है वो उनके पास पेशेंट्स रेफ़र नहीं करें. तो इसमें, और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार स्टिग्मा नहीं भी होता तो डॉक्टर्स इतने ज़्यादा वर्क में बिजी होते हैं कि उनको अपनी फिज़िकल मेंटल वेलबींग की केयर करने का उनके पास टाइम ही नहीं होता. ज़रूरत है बार बार रेगुलरली एजुकेट करने की, है ना, उनको ये सेंसिटाइज करने की कि आप भी कम्युनिटी का पार्ट हैं और जो कम्युनिटी की जो साइकेट्रिक इश्यूज़ हैं वो आपको भी हो सकते हैं. तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना है और आपको हेल्प सीख करनी है. और उनको ये बताना पड़ेगा कि आजकल इतने एडवांसमेंट हो गए हैं साइकेट्रिक इलनेसेस के ट्रीटमेंट में कि मेजॉरिटी ऑफ इलनेसेस आर मैनेजेबल. सो सर, जनरली मैं देखता हूँ या पढ़ता हूँ या एक बात करता हूँ लोगों से, पीपल आर, especially after COVID, there is a general sense of anxiety because of uncertainty in the world. I don't know. Because of maybe cases of depression are increasing. I don't know whether we are seeing more cases or we are talking about bit more. But सबसे बड़ा इशू आता है कि हम इसका इलाज नहीं कराना चाहते क्योंकि ये लाइलाज है और ये एक जनरल मिथ है. सो वाई, मेरे क्वेश्चन के दो हैं. वाई डू वी थिंक ऑल दिस इज इंक्रीजिंग एंड इज इट रियली एट सेम स्टेज दैट दिस इज अनट्रीटेबल एंड हाउ हैव वी एडवांस्ड मेडिकली इन दिस ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन? अगर अपन साइकेट्रिक इलनेसेस की बात करें तो जो लाइफ टाइम रिस्क्स हैं वेरियस साइकेट्रिक इलनेसेस की, वो प्रोबेबली काफ़ी टाइम से सेम ही है. लेकिन क्या है कि इलनेसेस का जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो चेंज हो गया है. पहले क्या था, संयुक्त परिवार होते थे, अपन इंडिया की बात कर रहे हैं, 4 भाई एक साथ रहते थे, ताऊ चाचा सब मिल के रहते थे. तो एक व्यक्ति अगर परेशान भी है, डिप्रेशन में भी है, एंजाइटी में भी है, तो उस सब का उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ता था. अगर कोई व्यक्ति मान लो 2 महीने डिप्रेशन में है, दुकान पे नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके 2 भाई थे वो दुकान पे जाते थे, उसको अर्निंग की कोई दिक्कत नहीं है, उसको किसी तरह की कोई फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी नहीं है. तो वो क्या था, इलनेसेस तो तब भी थी, लेकिन वो क्या है, हमारा जो सोसाइटी का जो पहले जो ताना बाना था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि इन बीमार लोगों की भी आराम से केयर हो जाती थी.
इवन विदाउट ट्रीटमेंट भी वो सर्वाइव कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर बदल गया है। अब एकल परिवार हो गए हैं, पति पत्नी है, बच्चे हैं। अगर किसी को भी साइकेट्रिक इलनेस हो गई तो वो जो परिवार है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाता है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि अपन इसको आइडेंटिफाई करें और ट्रीट करें। एक चीज़ देखी गई है कि लोगों में एक मिथ है कि साइकेट्रिक इलनेसेस का एक तो ट्रीटमेंट ही नहीं हो सकता। डॉक्टर क्या करते हैं, बस नींद की दवाई दे देते हैं, आप सोते रहो। दूसरा, जितनी भी साइकेट्रिक इलनेसेस की जो दवाइयाँ आती हैं वो सब एडिक्शन वाली होती हैं, एक बार चालू कर दी तो बंद नहीं होती। और दूसरा, उनके बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपका हार्ट ख़राब हो जाएगा, आपका लीवर ख़राब हो जाएगा, आपकी किडनी ख़राब हो जाएगी एंड मैनी अदर थिंग्स। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ बातें सही हो सकती हैं। आज से 50 साल पहले जब ओल्ड जनरेशन ऑफ मेडिसिन्स थी, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते थे। लेकिन जब आज अपन 2025 के अंदर हैं तो मेजॉरिटी ऑफ साइकेट्रिक इलनेसेस के जो ट्रीटमेंट है उनके अंदर बहुत एडवांसमेंट हो चुका है। अब जो नए ज़माने की दवाइयाँ हैं वो बहुत सेफ़ हैं, वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं, उनसे नींद नहीं आती है। उल्टा ट्रीटमेंट करने के बाद आपकी सोशल, ऑक्यूपेशनल, इंटरपर्सनल, एकेडमिक या जो भी कोई आपका एरिया ऑफ परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाएगा, आप बढ़िया परफॉर्म करोगे। और अब दवाइयाँ बहुत सेफ़ और सुरक्षित हैं, लाइफ टाइम नहीं चलती हैं। सब इलनेसेस का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है कि उसमें कितने दिन दवाई देनी चाहिए, तो उस प्रोटोकॉल को हम लोग फॉलो करते हैं और जब वो प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है तो ट्रीटमेंट क्लोज कर देते हैं। सो थैंक यू सर। आई थिंक ये एक बड़ा मिथ्या है जो अभी तक हम क्लियर नहीं कर पाए एज अ सोसाइटी, एज अ एंड आई थिंक इट इज़ अ ड्यूटी टू ऑल्सो एड्रेस दिस इशू, ब्रिंग जो कंसर्न है लोगों का उसके अराउंड सेफ्टी अगर लोगों को रियलाइज़ हो तो आई थिंक आई एम श्योर। सर, मैंने एक चीज़ और देखी है फ्रॉम अ डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर लोग डिसाइड करते भी हैं कि आई नीड हेल्प, तो हमारे डॉक्टर्स के लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वो स्ट्रक्चर्ड नहीं हैं, वो होलिस्टिक नहीं हैं, वो एंड टू एंड नहीं हैं, वो या तो ट्रीटमेंट है या काउंसलिंग है, दे आर नॉट स्टिच टुगेदर एज अ फैब्रिक। सो हम एज अ कम्युनिटी ऑफ डॉक्टर्स, हम एज अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, हाउ कैन वी structure the mental health programs together a bit better? आज से 20, 25, 30 साल पहले की अपन बात करें तो मेंटल हेल्थ पर्सनल, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हों, चाहे वो अलाइड प्रोफेशनल्स हों जैसे काउंसलर्स हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी बहुत कमी थी। तो उसके कारण हेल्प सीख करने में डिफ़िकल्टी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। धीरे धीरे नंबर ऑफ साइकेट्रिस्ट्स और नंबर ऑफ अलाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बढ़ रहा है। और अब ज़्यादातर जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्पेशली टर्शरी केयर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस है जैसे हमारा एपेक्स है, यहाँ पे अब सब तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो अब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपने नियरेस्ट किसी भी अच्छे अस्पताल में जाएं तो आपको वहाँ पे मेंटल हेल्थ केयर से संबंधित हेल्प ज़रूर मिल जाएगी। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन इज अगेन an area of concern for the younger generation. Okay, so 17 to 24-year-olds, 1 in 7 have some mental concern. We are seeing increase in addiction. I think some people say the ratio is as high as 17% people are dependent on some form of addiction in the world. Okay, and only 1 in 11 receives treatment. So ये प्रॉब्लम वैसे ही कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में लोग कम एक्सेस टू केयर के लिए ले रहे हैं. सो हाउ कैन वी इम्प्रूव दिस? हाउ कैन वी एजुकेट एज अ सोसाइटी? हम क्या कर सकते हैं? एंड एज अ सेट ऑफ डॉक्टर्स हु आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं? ड्रग की जो प्रॉब्लम है, ड्रग डिपेंडेंस की, उसमें हर लेयर पे काम होना चाहिए.
गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ड्रग्स की अवेलेबिलिटी को बंद करें, रेस्ट्रिक्ट करें, और कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन्स को बार बार एजुकेट करें। डॉक्टर्स की भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने कम्युनिटी को बार बार एजुकेट करें कि ड्रग के क्या नुकसान हैं, ड्रग लेने से क्या हार्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है क्या हो जाएगा। जैसे लोग स्मोक करते हैं, फिर आप उनसे पूछो तो बहुत कम लोग हैं जिनको ये पता है कि हाँ मुंह में कैंसर हो जाएगा, लंग्स में कैंसर हो जाएगा, नहीं, और उसके आगे की चीज़ें तो लोगों को पता ही नहीं होती। तो हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भाई 9 in 10 जो है ओरल कैंसर वाले जो पेशेंट होते हैं वो स्मोकर्स ही होते हैं या तंबाकू चबाने वाले होते हैं। तो एक तो हमारे को एजुकेट करना है, दूसरा हमें लोगों को ये भी बताना है कि ड्रग डी एडिक्शन से संबंधित सर्विसेज अब इजीली अवेलेबल है कम्युनिटी में। ये भी बताना है कहाँ पे अवेलेबल है, और एक हमारे को कम्युनिटी में ये मिथ हटाना है कि ड्रग डी एडिक्शन का प्रॉब्लम जो है उसका मैनेजमेंट नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉडर्न एडवांसेस जो हैं, जो अभी हुए हैं ड्रग डी एडिक्शन के मैनेजमेंट में, उससे हम सारे जितनी भी ड्रग्स हैं उनके जो पेशेंट्स हैं उनको इफ़ेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म एब्स्टिनेंस में रख सकते हैं, और जो भी उनको कोई फिजिकल साइकेट्रिक इश्यूज हुए हैं ड्रग डी एडिक्शन के कारण, उनको भी इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। So, sir, thank you. I think was very enlightening. If you, as a doctor who has got a lot of experience and a member of the community, for young doctors and young generation, if you want to give a message that they should work on their mental health, क्या message देना चाहेंगे? हमारे जितने भी नए डॉक्टर्स आ रहे हैं उनमें एक पैशन है कि सोसाइटी को सर्व करना है, लेकिन ये पैशन तभी पूरा हो सकता है जब आप खुद फिजिकली इमोशनली हेल्दी हो, तभी आप अपने इस पैशन को पूरा कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो अपनी स्लीप के ऊपर ध्यान दें। आप स्लीप के 8 घंटे ऐसे होने चाहिए जिनमें कभी कटौती ना हो। आप बाकी 16 घंटे में अपना जो दिन है वो एडजस्ट करें। स्लीप टाइम के अंदर कभी भी एडजस्टमेंट करने की कोशिश ना करें। दूसरा, आप अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दें। अच्छी डाइट हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। जंक फूड से बचें, ज़्यादा अल्कोहल और कैफ़ीन इनसे बचें, सब तरह की ड्रग से बचें। तीसरा, रेगुलर एक्सरसाइज करें, बहुत ज़रूरी है। आज से हैबिट डालेंगे तो लॉन्ग टर्म तक ये बनी रहेगी। चौथा जो है, आपको कुछ अपने कैरेक्टर के अंदर कुछ चेंजेस भी करने चाहिए। जैसे डॉक्टर को हमेशा जो पेशेंट आ रहा है और जो उसके अटेंडेंट्स हैं उनके प्रति अपमोस्ट रेस्पेक्ट रखना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो बड़े पद पे हो या बहुत छोटा सा आदमी हो, आपका रेस्पेक्ट सबके लिए बराबर होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने प्रोफेशनल कलीग्स हैं उनके लिए भी अपमोस्ट रेस्पेक्ट रखना चाहिए। हमें अपने किसी भी प्रोफेशनल कलीग को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमारे अस्पताल के अंदर जो भी सपोर्ट स्टाफ हैं, जैसे कि वार्ड बॉय हो गए, नर्सेज हो गए, उनके प्रति भी हमें अपमोस्ट रेस्पेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सिस्टम का बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप अपने को कम से कम एक वीकली ऑफ जरूर दें और आप इसको अच्छे से प्रोटेक्ट करें। कोई भी आपके इस वीकली ऑफ को अगर ख़त्म करना चाहता है तो आप ऐसा नहीं होने दें, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। दूसरा, कई बार आपको ये देखने को मिलेगा
कि पेशेंट आपके लेजर टाइम को, ऑफ टाइम को यूज़ करना चाहता है। वो आपसे कई बार ऐसी बातें करेगा, डॉक्टर साहब हम आपसे तब मिलना चाहते हैं जब आप फ्री होते हैं, जब आपके पास कोई काम नहीं होता। तो इन सब चीज़ों में ना आए, है ना। आप पेशेंट को पेशेंट की तरह ही ट्रीट करें और उसको बताएं कि ये मेरे वर्किंग आवर्स हैं, इसी के अंदर काम करेंगे। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके अंदर स्ट्रेस या बर्नआउट नहीं होगा। Sir, I really feel energized. I think so. I think maybe when I was 20 doing my residency, I should have heard to these things. It was a very enlightening talk as a doctor, as a member of the community, and as somebody who has budding doctors in their family. I really appreciate you giving us some wisdom, sharing some practical insights. I really thank you, Dr. Rakesh, sir. Thank you. थैंक यू।